दोस्तों आप सबने अग्नि जरूर सुना होगा। आयुर्वेद में अग्नि का सबसे ज़्यादा महत्व है और अग्नि ही सभी रोगों का मूल भी बताया गया है। और ऐसे ही ठीक एक और अग्नि का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अग्नि का मतलब आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव AGNI, जो कि अभी CCRS द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं या फैकल्टी है तो सबके लिए ये जो अग्नि है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपको इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए क्योंकि ये आपके हमेशा काम आएगा। तो अग्नि क्या है और CCRS द्वारा क्यों शुरू किया गया है, इसके क्या फ़ायदे हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसी ढेर सारी इंपॉर्टेंट जानकारी वाली वीडियो हम सब आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपको बताना चाहेंगे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 यानी कि ड्रग कॉस्मेटिक रूल जो 1940 में बना था, उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप जाकर रेगुलर इसको पढ़ सकते हैं। उसमें एक्ट में ही जो आयुर्वेद के जो क्लासिकल टेक्स्ट थे, लगभग 40 क्लासिकल टेक्स्ट इसमें जो है एज इट इज रखे गए, जिसकी फॉर्मुलेशंस को आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ों को आप उसमें सहूलियत दी गई है। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको एविडेंस की भी जरूरत नहीं है। बहुत सी चीज़ें उसमें एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं। अगर आप उन बुक से जो एंशियंट लिटरेचर्स हैं उनसे अगर कोई भी आप रेफरेंस लेते हैं, कोई प्रोसीजर लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, तो उसके लिए आपको टॉक्सिटी स्टडी और क्लिनिकल ट्रायल्स ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं, सब एग्जेम्प्टेड होते हैं। इनके अलावा जो है आजकल हम देख रहे हैं हम सभी लोग कि बहुत से ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारे आयुर्वेद के टेक्स्ट में वर्णित नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे कोविड था, कोविड हमारे टेक्स्ट में नहीं मिलेगा आयुर्वेद में क्योंकि ये नई इमर्जिंग डिजीज थी। ऐसे ही जैसे मान लीजिए इन्फ्लुएंजा है या अभी आप चिकनगुनिया देखिए, डेंगू देखिए, तो बहुत से ऐसी बीमारियां हैं, लाक्षणिक समानता जरूर है हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में। ऐसी मिलती जुलती बीमारियां बहुत मिल जाएंगी, लेकिन ये ऐसे नाम से अगर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे देश में अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें, आयुष मिनिस्ट्री की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग जो है लगभग 5 लाख हमारे यहाँ आयुष के प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड हैं और सब अपने अपने तरह से अपनी अपनी पैथी के माध्यम से या अपनी जो लोकल मेडिसिन है, स्थानीय जो उनकी चिकित्सा पद्धति है, स्थानीय तौर पे जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं, उन सब के माध्यम से वो रोगों की चिकित्सा करते हैं और ऐसा अक्सर हम लोग खबरों में भी पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे बहुत से आपको चिकित्सक मिल जाएंगे जो बहुत बेहतरीन तरीके से अलग अलग रोगों की चिकित्सा कर रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा वैद्य है जो महाराष्ट्र में बैठा बहुत से रोगों की चिकित्सा कर रहा है, मान लीजिए चिकनगुनिया का इलाज कर रहा है या कैंसर का इलाज कर रहा है या HIV का इलाज कर रहा है, तो चाहे हम किसी भी रोग की सफलतापूर्वक चिकित्सा भले ही कर रहे हो, लेकिन ये जितने भी रोग हैं हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है। तो ऐसे में हमेशा एविडेंस मांगा जाता है कि जब आपके शास्त्र में चिकनगुनिया का डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आप कैसे इसका चिकित्सा कर सकते हैं या कैसे आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से हैं, मैंने एग्जांपल के तौर पे सिर्फ एक क्षेत्र का नाम लिया, ऐसे बहुत से आपको मिल जाएंगे जो आपके नॉर्थ ईस्ट में बहुत से रोगों की चिकित्सा की जा रही है आयुर्वेद के माध्यम से। बहुत से आपके केरल साइड में मिल जाएगा, बहुत से यूपी बिहार में मिल जाएंगे अच्छे अच्छे चिकित्सक जो अपने तरीके से इन सभी रोगों की चिकित्सा कर रहे हैं। तो कैसे इनका प्रचार प्रसार किया जाए, कैसे इनको डॉक्यूमेंटेशन इनका किया जाए, कैसे इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जा सके या फॉरेन को कैसे बताया जा सके, क्योंकि कोई भी लिटरेचर अगर बड़े आर्टिकल में पब्लिश होता है, बड़े जर्नल में पब्लिश होता है, बड़े साइंटिफिक बेस पे अगर उसका वैलिडेशन होता है तो निश्चित रूप से वो आयुर्वेद के लिए भी बेनिफिशियल होता है और लोगों का भरोसा उसमें जागता है। तो ऐसी बातों को लेकर जो है इनिशिएटिव CCRS के द्वारा चालू किया गया है आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, जिसका मेन मकसद यही है कि अगर आप किसी भी फील्ड में किसी भी डिजीज में आपको महारत हासिल है ट्रीटमेंट करने की, आपको उसके बारे में दवाइयाँ आती हैं, आप उसको बेहतर तरीके से उसका इलाज कर पा रहे हैं, तो ये मौका आपके लिए है कि आप अपने ट्रीटमेंट को वैलिडेट करा सकें। मान लीजिए कोई वैद्य साउथ में है, उनको HIV के ट्रीटमेंट में महारत हासिल है, उन्होंने सारे HIV के पेशेंट्स को ठीक कर दिया। मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट्स है जिसने बहुत से क्रिटिकल रोगों को, जैसे कि ILD है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, IBS है, IBD है, जिनका सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं,
डायबिटीज के केस में देखिए कोई ऐसा है जो कि मतलब बिल्कुल पूर्ण तरीके से डायबिटीज का इलाज कर ले रहा है आयुर्वेद के इलाज माध्यम से। कोई ऐसा भी वैद्य आपको मिल जाएगा जो कि सीआरएफ आजकल सबसे ज़्यादा घातक बना हुआ है, सीआरएफ का सफलतापूर्वक इलाज करता है। तो ये मौका आपके लिए है, अगर आप निश्चित रूप से सफलतापूर्वक आप इलाज कर पा रहे हैं, तो आपके रिसर्च को सीसीआरएस जो है बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा, आपके रिसर्च को, आपके जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को वैलिडेट करेगा और सारी दुनिया को बताएगा कि ये जो है हमारे यहाँ एविडेंस मेडिसिन है और इसको आप ट्राई करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो इसमें कुछ गाइडलाइंस जारी किए, तो इसमें जो है सीसीआरएस के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, वो हम आपको बता देते हैं ताकि आपको इसमें आगे जाने में आपको आसानी रहेगी और इसमें क्या-क्या स्टेप्स हैं, क्या-क्या चीज़ें करनी है आपको, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो नाम तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो ही गया, इसमें अग्नि इसका नाम रखा गया है, सीसीआरएस अग्नि। और इसके जो एम्स ऑब्जेक्टिव जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे ब्रीफ में इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि टू प्रमोट द कल्चर ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस अमंग द आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स। मान लीजिए कोई प्रैक्टिशनर है मुंबई में बैठ के इलाज कर रहा है, लेकिन हम बनारस में, हमें नहीं पता, तो इससे भी फायदा होगा कि उनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है या जो भी उनकी रिसर्च है वो हमको पता चल जाएगा और हम बेहतर तरीके से उस रोग का इलाज कर पाएंगे। तो जितने भी हैं आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स के बीच इसको प्रमोट करना है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू द आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर फॉर रिपोर्टिंग देयर इनोवेटिव प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस। जितने भी लेटेस्ट जो मॉडर्न डिजीज हैं उनमें जो भी उनका एक्सपर्टाइज है, उनका प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है, उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जिससे कि आप ग्लोबलाइज हो पाएंगे कि आप इसका इलाज आयुर्वेद के माध्यम से करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिपोर्टेड सक्सेसफुल थेराप्यूटिक रेजिमेंस, यानी कि जो भी आप थेराप्यूटिक रेजिमेन है, आपकी जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको वैलिडेट कर हो जाएगा, वैलिडेशन सीसीआरएस दे देगा कि आप ऐसे इलाज कर सकते हैं। दूसरा है आइडेंटिफाई द इंटरेस्टेड आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स फॉर कोलैबोरेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ डेटाबेस। एक तो इसमें कोलैबोरेशन की भी बात है कि आपका अगर सारी चीज़ें आपकी सही है तो इससे आपको वेरियस जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें आपको कोलैबोरेशन करने का मौका मिलेगा। और जो लास्ट है, अंडरटेकिंग रिसर्च फॉर मेनस्ट्रीमिंग द प्रैग्मेटिक प्रैक्टिसेस थ्रू साइंटिफिक वैलिडेशन एंड एविडेंस बेस्ड अप्रेजल। तो ऐसे में अगर आपका ट्रीटमेंट चाहे सिंगल ट्रीटमेंट, हर्ब ट्रीटमेंट हो या आपका पूरा प्रोटोकॉल हो या प्रोसीजर्स हो, इसको जो है एक मेन स्ट्रीम में आ पाएंगे कि आपके इस ट्रीटमेंट से सर्दियाँ जो है या जो भी गारंटेड है, आप डायबिटीज का इलाज करते हैं या ब्लड प्रेशर का इलाज करते हैं या किडनी का इलाज कर पाते हैं। तो 4-5 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे इस पूरे आपके इनिशिएटिव के। इसमें मेन 3-4 पॉइंट्स हैं। पहले तो आपको पार्ट 1 एक सबमिट करना है। पार्ट 1 में आपकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इसका नाम रखा गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको पार्ट 1 फिल करना होगा और इसमें मिनिमम आपको 10 केस स्टडीज देनी होगी। ये प्रोफार्मा हम आपको दिखा देंगे, या पूरा का पूरा जो है ये जो बुकलेट है ये हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे हम पोस्ट कर देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें एटलीस्ट 10 केस स्टडीज आपको होनी चाहिए, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आप सबमिट करेंगे सीसीआरएस को, चाहे आप ईमेल कर सकते हैं या बाय हैंड भी आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। एड्रेस यहाँ दिया गया है, हम आपको लगा देंगे इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो इसको एक्नॉलेजमेंट आपको दिया जाएगा। इसके बाद स्क्रूटनी होगी, जितने भी प्रपोजल्स आएंगे उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, कौन कौन सा एविडेंस बेस्ड लग रहा है या कौन सा ज़्यादा जेन्युइन है या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्क्रूटनी के बाद आपको फॉर्म 2 सबमिट करना होगा, यानी कि अगर आपका केस आपका सेलेक्ट होता है तो आपको पार्ट 2 फिल करना होगा। पार्ट 2 में काफ़ी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे, वो आपको भरना होगा। उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होगा, यानी कि आपको बुलाया जाएगा, जो भी डेट और टाइम मिलेगा, प्लेस वेन्यू डिसाइड किया जाएगा, वहाँ आपको जाना होगा। वहाँ पे क्लोज्ड ग्रुप मीटिंग होगी एक्सपर्ट के साथ, यानी कि अगर आपका किडनी पे है तो किडनीज के जितने भी एक्सपर्ट होंगे वो एक पैनल में क्लोज ग्रुप डिस्कशन होगा, यानी कि जो भी मीटिंग होगी वहाँ पे पूरा डिस्कशन होगा फेज वाइज मैनर, जो कि जनवरी या फरवरी 2024 में, जैसा कि इन्होंने लिखा है कि संभावना है कि जनवरी फरवरी 2024 में होगी। वहाँ पे आपको कॉल किया जाएगा, आपको पूरा डिटेल बताना होगा, पूरा अपना प्रोजेक्ट।
और उसके बाद आपको उसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, और सिलेक्टेड प्रपोजल विल बी प्रोपोज्ड फॉर रिसर्च एकेडमिक प्रपोजल। और उसके बाद मेन स्ट्रीमिंग एंड साइंटिफिक वैलिडेशन, और आपका जो है जो भी रिसर्च है वो अच्छी जर्नल्स में पब्लिश किया जाएगा, उसको रिपोर्ट किया जाएगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। जो प्रोग्राम शेड्यूल है, जो पार्ट 1 सबमिशन का डेट है 15 दिसंबर है, तो काफ़ी अभी लगभग 1 महीने का समय है आपके पास। इसमें मिनिमम आपको जो फॉर्मेट है उसमें आपको 10 के सबमिट करने हैं। रिव्यू ऑफ पार्ट 1 प्रपोजल, जब आप 15 तक सबमिट कर लेंगे तो 31 दिसंबर तक सारे का रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं, आपका प्रपोजल सिलेक्ट होता है, तो सबमिशन ऑफ पार्ट 2 30 जनवरी के तक आपको करना होगा। उसके लिए आप पूरा 1 महीने का समय दिया जाएगा, 1 महीने के अंदर। और उसके बाद जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है या इंटरेक्टिव मीटिंग्स होगी वो फरवरी 2024 में होगी। तो एक ब्रीफ में जो टाइमलाइन है इस पूरे प्रोजेक्ट की, अग्नि इनिशिएटिव की, तो ये ब्रीफ में है। तो निश्चित रूप से ये जो पूरा इनिशिएटिव है आयुर्वेद फ्रेटर्निटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्टूडेंट हैं तो भी, प्रैक्टिशनर हैं तो भी, और फैकल्टी हैं तो भी। और निश्चित रूप से अगर आपका कोई वर्क है, कोई आपका स्पेशल वर्क है, एक्सपीरियंस है, या प्रोसीजर जो आपने ईजाद किया है किसी खास रोग में, तो निश्चित रूप से ये आप ही के लिए बना है।